हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय एकेडमी। एंड जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमारे हमेशा नए अपने लेक्चर को नए कोट के साथ, तो हमारा आज का नया कोट है आई हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ आई डिज़ायर। कि हमारे अंदर ही वो पावर है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, वो किसके अंदर पावर है? वो हमारे अंदर ही है बच्चों। आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो पावर है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा जोश में रहिए, जुनून रखिए। ठीक है, और अपने काम को करते रहिए और कंसिस्टेंसी और डेली बेसिस पे करना है उसको। ठीक है, और टाइम लगेगा बट होगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसमें आपको, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना आपका, ये एक्चुअली जो मैं आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको एडिशनली मिलेगा सीखने को, बट थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा मोटिव होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट को अपना क्लियर करना। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपना लेक्चर विथ एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, क्या लिखा है इसमें आपका? बट इन अपोजिट डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? ये आपका ये आपका जो क्वेश्चन है वो टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, जो इस बार आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसीलिए इसको अपने लेक्चर में लिया है। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे ना, तो मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड करा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप उसको देखिए। ठीक है, आपको वो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम होता है और कैसे उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इसी का ही न्यूमेरिकल है ये, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल शायद हो या ना हो, बट कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हम करेंगे। ठीक है, अपना कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन की राइट अप्रोच क्या होती है। जो क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करो और जो उसमें गिवन है उसको लिखो। ठीक है बच्चों, तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे यहाँ भी। क्लियर, अब इसमें बोला गया है टू ऑब्जेक्ट, हमने इसको लिख लिया, मतलब ड्रॉ कर लिया। टू ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, इसका मास कितना दिया है? 1.5 kg है। दोनों मास का कितना है? दोनों का मास कितना है आपका? 1.5 kg। क्लियर, ये ए है ऑब्जेक्ट, ये बी है। क्लियर, इन द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, इनकी जो डायरेक्शन है कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और सेम लाइन में। क्लियर, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है इसकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है इसकी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिफोर द कॉलिजन, ये क्या है आपका सिचुएशन? कौन सी सिचुएशन है? बिफोर कॉलिजन। ठीक है, ये कॉलिजन से पहले की सिचुएशन है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। अब आफ्टर कॉलिजन कब होगा? जब ये क्या आपस में स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? ये ए बॉडी था और ये बी बॉडी। क्लियर, अभी ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, हमें वही वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब ये जब स्टिक टुगेदर करेंगे ना, तो उनकी जो वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की सेम ही होगी। क्लियर, और मास क्या है? हमें मास हमने लिख लिया है। मास तो बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा। ठीक है, ये आफ्टर
कोलिजन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका आफ्टर कोलिजन है। क्लियर। तो हम ये सिचुएशन को यहाँ एक बार इससे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, रेड मार्कर से। ये हमारा आफ्टर कोलिजन की पोजीशन, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, वो है आपकी v। क्लियर। मास तो m1 m2 रहेगा। सपोज करो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, सेम रहेगा, m1 रहेगा, इसका भी m2 रहेगा। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है v क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। क्लियर बच्चों। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना आपका, जो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसको मैंने ड्राइव किया है, तो अब एक बार इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। इसमें बोला गया है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो पहले बॉडी थी उसका कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है। तो इस दोनों बॉडी का जो सम होगा मोमेंटम का बिफोर कोलिजन से, इक्वल टू किसके होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कोलिजन के बाद जो होगा इसका मोमेंटम, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आपका, फर्स्ट बॉडी की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या होता है, m1। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये वेलोसिटी जो है ना आपकी, ये वेलोसिटी क्या है, इसको u बोलेंगे। ये u1 है और ये क्या है आपकी u2 है। क्लियर। और इस कंडीशन में मैंने लिख दिया है कि इसकी v वेलोसिटी से जा रहे हैं दोनों। स्टिक टुगेदर का मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी एक ही है। ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू होगा आपका m2 mv v1 प्लस m1 v1 m2 v2। ठीक है बच्चों। तो ये है आपका बिफोर कोलिजन, ये है आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। अब मैं इसको नीचे नहीं लिख के ना, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है आपकी, m1 की है 1.5, कितना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन मेरे राइट हैंड पे है और ये आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड पे, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड के कैसे डिफाइन करेंगे हम इसकी डायरेक्शन को, नेगेटिव साइन से। ठीक है बच्चों। कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव साइन से। क्लियर। ये नेगेटिव साइन है आपका, समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं इसमें प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5। जो u2 है ना आपका, जो u2 रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा आपका, दोनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, तो हम वही लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। एक्चुअल में ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बट इसमें कंडीशन लगाई है कि स्टिक टुगेदर। इसमें क्या हो रहा है कि वो दोनों एक हो गए, कंबाइन हो गए हैं, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो मास तो हमारा कितना हो जाएगा, मास है आपका v, ये v हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v। हमने v कॉमन ले लिया। क्लियर। अभी जो उसकी वैल्यू आएगी ना, ये दोनों सेम है बट साइन क्या है, अपोजिट है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू m1 m2 कितना आ जाए 3 इंटू v। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 3v। तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, हम ये यहाँ से इधर आपको मतलब क्लियर रहे, मैं यहाँ लिख देता हूँ v इज इक्वल टू
कितना आएगा 0/3 आएगा। तो v इज इक्वल टू आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी होगी आपकी वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी उसकी कितनी होगी, कंबाइंड होगा वो कितना होगा, आपके वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है इसमें। क्लियर, इसमें ये बताया गया है कि जो उसकी कंबाइंड वेलोसिटी वो कितनी होगी, हमने क्या निकाला इसमें, कंबाइंड वेलोसिटी निकाली है। ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अगर आप और अच्छा थोड़ा सा लिखना चाहते हो कि वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके एनसीईआरटी में और भी प्रॉब्लम है जो नई वाली एनसीईआरटी में भी है कंजर्वेशन मोमेंटम के। तो कंजर्वेशन मोमेंटम को समझने के लिए मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराया, तो आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दो बॉडी का जो मोमेंटम होता है टकराने से पहले वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो बॉडी टकराने के बाद जो मोमेंटम गेन करती है वो उसके इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कंजर्व रहता है दोनों का मोमेंटम। ठीक है, वो दोनों इक्वल रहते हैं। ठीक है, उसी का यूज़ करके हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, और इसमें जो इसमें कंडीशन बोली गई है स्टिक टुगेदर, तो हमने क्या लिया, इन दोनों का मास क्या होगा m1 m2, बट जो वेलोसिटी इसमें होगी वो क्या होगी, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी क्योंकि वो स्टिक टुगेदर है, दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में प्लस आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है ना, कंसेप्ट पे फोकस करना है हमें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप तो क्वेश्चन तो आप कोई भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ आपके लिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर? इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा मैसिव ट्रक, इसको बना लेते हैं, ट्रक को ही बना लेते हैं पहले ना समझने के लिए। ये आपका ट्रक है। ठीक है, ये आपका ट्रक है। ठीक है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, खड़ा है। क्या पोजीशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू ये अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, मैसिव ट्रक है। ठीक है, ये क्या आपका ट्रक है। ठीक, अब इसमें बोला गया है मैसिव ट्रक पार्क्ड, मैसिव का मतलब कि बड़ा ट्रक। ठीक है, मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड। ठीक है, द इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। ठीक है, इट विल प्रोबेबली वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा भाई, मास अगर इसका बड़ा का मतलब क्या होता है, मास, मोर मास। मैसिव का मतलब है, मैसिव का मतलब क्या होगा इसमें, मैसिव का मतलब है लार्ज मास। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब भी समझा रहा हूँ, हर एक मीनिंग क्या क्या लिखा है इसमें, क्यों दिया गया है। मैसिव का मतलब है इसमें लार्ज मास, पार्ट अलोंग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, नहीं मूव करेगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर? A student justify the answering the two opposite equal force for cancel each other. Comment on this logic and explain why truck does not move. क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मूव करेगा
करेगा मूव, बट इसमें बोला क्यों नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसमें बेसिक लॉजिक जो आता है ना वो बेटा इनर्शिया का लॉजिक आता है, ठीक है, किसका लॉजिक आता है, इनर्शिया का, इनर्शिया जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, मैंने लेक्चर दिया है इसका भी, ठीक है, लेक्चर मैंने सारे प्रोवाइड करे हैं, इसलिए मैंने मेन जो टॉपिक थे ना, मतलब जो आपके चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से सारे मैंने इसके लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप उसे नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, और फिर नई नई चीज़ें आती रहेंगी ना, तो वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपकी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या बात होती है, इनर्शिया कहाँ से आ गया, इसमें कहीं लिखा है इनर्शिया, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इनर्शिया मैंने क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल होता है इसके मास के, ठीक है। अब इनर्शिया होता क्या है, ठीक है, इनर्शिया होता है आपका द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अ स्टेट ऑफ मोशन, अ स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। वो उसको चेंज नहीं कर पाता, किसको चेंज नहीं कर पाता, इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है कि वो असमर्थ है अपनी बॉडी को चेंज करने में, अगर वो रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन में रहेगा, अगर ये इसकी कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल प्रोवाइड फोर्स नहीं होगी, अगर जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये अपनी पोजीशन में ही रहेगा, क्लियर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, हमारा मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, बोला गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये भी मैंने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, वो भी मैंने करवाया है, ठीक है, आप इसको देखिए, ठीक है, मैंने उसमें बेसिक न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, ये भी मैंने करवाया है, इसमें भी मैंने मेन चीज़ें ही बताई है आपको जो बेसिकली समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसमें वही चीज़ लगेगी हमारी, ठीक है, हमेशा जो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है वो किस पे लगता है आपका, कैसे लगता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं उसमें, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई का मतलब होता है कि अप्लाई तो होगा बट वो कैंसिल ईच अदर हो जाएगा अगर सिंगल ऑब्जेक्ट में लगेगा वो, तो यही कंडीशन यहाँ लग रही है आपकी, ठीक है। इसमें आपका ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है आपका, और इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो उसमें एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, तो इसकी वजह से वो मूव नहीं करेगा, बिकॉज, और दूसरा रीज़न क्या है इसका, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, ठीक है, इसका रीज़न ये होगा क्योंकि इसका जो इनर्शिया है ना इस मैसिव ट्रक का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनर्शिया ज़्यादा है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा है इसका मतलब इनर्शिया ज़्यादा है तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा जितना मैसिव ट्रक है उतनी ही मैसिव फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए, ठीक है, उतनी ही मैसिव क्या चाहिए हमें, फोर्स चाहिए। हमें ये पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, फोर्स ज़्यादा होगा, नहीं मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्लियर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें फॉर द ट्रक टू अटेन मोशन, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉर द ट्रक टू attain motion we required large
अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको हमें मोशन में लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये मूव कर पाएगा। ठीक है, इसमें बोला है ना कि क्या लॉजिक है इसका, लॉजिक यही है इसका इनर्शिया ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जो फोर्स लगेगी उसको रेजिस्ट करेगा, तो उसको वो कब मूव करेगा, जब उसमें उससे ज़्यादा फोर्स हमें हमें मतलब मैसिव फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें। वी रिक्वायर्ड लार्ज अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स वी रिक्वायर टू अटेन मोशन इन दिस ट्रक। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर। क्लियर, लॉजिक यही है इसका कि इसमें इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि अगर वो इनेबल है, क्यों इनेबल है, क्योंकि उसका मास जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर कम मास होता तो हमें स्मॉल फोर्स से हम उसको मोशन में ले आते। ठीक है, बट उसका मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अभी हमने क्या क्या चीज़ सीखी इसमें, इसी क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट तो हमने सीखा कि इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। दूसरा हमने सेकंड लॉ भी देख लिया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है। थर्ड लॉ भी देख लिया हमने, इसमें थर्ड लॉ भी लग रहा है, इसमें थर्ड लॉ लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और हमने ये भी सीखी जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है हमेशा उसको चाहिए दो ऑब्जेक्ट, वो किस में लगेगा, दो ऑब्जेक्ट चाहिए एक्शन और रिएक्शन के लिए। ठीक है, सिंगल उसमें लगेगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट में जीरो आता है। जो फोर्स लगती है उसमें क्या लग के आएगी, जीरो लग के आएगी। ठीक है, तो हमें न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या चाहिए, एक्शन और रिएक्शन, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जो फोर्स लगेगी दो ऑब्जेक्ट में लगेगी, सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं लगेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, वी रिक्वायर लार्ज अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स टू ऑब्टेन दिस ट्रक इन मोशन। क्लियर बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए। ठीक है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मतलब आप अपना इसको बना सकते हो। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए मेरा लेक्चर देखिए, इससे पहले वाला ही मैंने लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसको देखिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।